हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में फिर हम आपको इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन के ऑब्जेक्टिव सवाल को लेकर आए हैं। जो सवाल बचा हुआ था उसको आज हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 तक किए थे। 63 देखिए, ये लीनियर प्रोग्रामिंग का सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल्स टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई, और कॉन्स्टेंट्स दिया हुआ है x प्लस वाई लेस एन इक्वल्स टू 38, x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव। तो पहले आप इसका ग्राफ खींच लीजिए। x पॉजिटिव और y पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब फिजिबल रीजन निकालते हैं। तो x प्लस वाई लेस एन इक्वल्स टू 30 है, तो इसको आप मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 38। तो जब x को वैल्यू 0 देंगे तो y 38 मिलेगा, और y 0 देंगे तो x 38 होगा, यानी आपका ये लाइन मिल जाएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 38,0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,38। और चूँकि x प्लस वाई लेस देन 38 है तो रीजन आपको ये बन जाएगा। रीजन कैसे रखेंगे? ये जो 0 0 ऑरिजिन देख रहे हैं वो यहाँ रखिए। 0 प्लस 0 यानी 0 छोटा है 38 से, सही हो गया, यानी यही रीजन सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ पर जो ये आपको 3 पॉइंट मिला, इस तीनों पॉइंट पर जेड का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ तो 0 0 है, मान लीजिए ये पॉइंट ए ऑरिजिन है, तो जेड का वैल्यू ऑरिजिन पर क्या मिल गया? 0। अच्छा, ए पर निकालिए। ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है, तो ए पर आपका क्या हो जाएगा? ये है 0,38, तो जेड का वैल्यू हो जाएगा 2x प्लस वाई। एक्स का वैल्यू रखेंगे 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 38, तो यहाँ मिल जाएगा 38। अच्छा, बी पर क्या हो जाएगा? बी पर है 38,0, ये हो जाएगा 2 इंटू 38 यानी 76 प्लस 0, तो मिल गया 76। तो इसमें से सबसे बड़ा जो वैल्यू होगा वही मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो मैक्सिमम क्या मिल गया आपका? 76। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। इसी प्रकार से 64 नंबर है। 64 नंबर देखिए क्या कहता है, x प्लस वाई इज लेस एन इक्वल्स टू 9, x पॉजिटिव और y पॉजिटिव। तो फिर इनका ग्राफ वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 है, तो ये पॉइंट मिलेगा 9,0, ये पॉइंट मिलेगा 0,9, और ये हो गया आपका 0 0, और रीजन आपका यही हो गया फिजिबल रीजन। तो अब कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है z बराबर 3x माइनस वाई का। तो o पर तो z का वैल्यू मिल जाएगा 0, इस वैल्यू इसको पॉइंट a मानते हैं, तो z का वैल्यू a पर कितना मिलेगा? a है 0,9, तो 3 इंटू 0 0 माइनस 9, यानी यहाँ मिल जाएगा -9। अब z का वैल्यू पॉइंट b पर निकालते हैं। b पॉइंट क्या है? 9,0, तो 3 9 जा 27 अब -0 यानी 27। मतलब z का वैल्यू प्रत्येक कॉर्नर पर निकालते हैं और इसी में से सिलेक्ट करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम। तो हमको निकालना था मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आ गया 27, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। अगला सवाल देखिए, ये भी आपका लीनियर प्रोग्रामिंग है। 2x प्लस 7y लेस एन इक्वल्स टू 14, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। x पॉजिटिव y पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ जाएगा, और इसका ग्राफ कैसे जाएगा? 2x प्लस 7y बराबर 14, तो x का वैल्यू देंगे 0, तो y मिल जाएगा 2। 7y बराबर 14, तो y बराबर 2, यानी यहाँ मिलेगा 0,2। अच्छा, x एक्सिस पर क्या मिलेगा? तो y 0 कर दीजिए, तो 2x बराबर 14 यानी x बराबर 7, तो ये मिल जाएगा आपका 7,0, 7,0। तो ये हो गया O, A और B। लेस देन है तो यहीं पर होगा। तो अब z का वैल्यू निकालिए पहले ऑरिजिन पर, तो 0 0 रख देंगे z में, यानी x भी 0 y भी 0, तो 0 मिलेगा। a पर क्या मिलेगा? a है 0,2, यानी z में x के जगह पर 0 रखिए और y के जगह पर 2 रखिए, तो 0 प्लस 3 2 जा 6 यानी 6 हो गया। अब b पर रखिए, b पॉइंट क्या है? 7,0, तो यहाँ x के जगह पर रखिए 7 और y के जगह पर 0, तो 7 प्लस 0 यानी 7।
तो इन तीनों में मैक्सिमम कौन हुआ 7, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा 7, यानी ऑप्शन ए। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे लीनियर प्रोग्रामिंग का ये सवाल। तीनों सवाल बढ़िया से देखिएगा तो आपको फिर से एक कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा और दूसरे सवाल को बनाएंगे तो बड़ी आराम से बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 66 नंबर है 3i - 5j डॉट 7j + 2k। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? डॉट प्रोडक्ट हो जाता है कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का प्रोडक्ट। इसको थोड़ा सा आप थ्योरी देख लीजिए। अगर कोई वेक्टर ए बराबर है a1i + b1j + c1k और एक वेक्टर बी है a2i + b2j + c2k, तो a डॉट b बराबर होगा a1 a2 + b1 b2 + c1 c2। a डॉट b का वैल्यू यही होता है। तो निकालिए, देखिए यहाँ i का कंपोनेंट 3, यहाँ i का कंपोनेंट 7, तो नहीं यहाँ i है ही नहीं, तो i का कंपोनेंट यहाँ 0, तो 3 × 0 यानी 0। फिर j का कंपोनेंट -5 × 7 -35, फिर k यहाँ 0 × 2 तो 0, तो मिल जाएगा 0 - 35 + 0 यानी मिल जाएगा -35। इस टाइप का सवाल बराबर पूछता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। 67 है कि tan 1 2x/1 - x² बराबर क्या होगा? तो ये तो फॉर्मूला ही है 2 tan 1 x का। ये तीनों फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। 2 tan 1 x का 3 फार्मूला होता है। एक होता है sin 1 2x/1 + x², दूसरा होता है cos 1 1 - x² / 1 + x², और तीसरा होता है tan 1 2x/1 - x², tan 1 में। तो ये तीनों फार्मूला अक्सर हाँ पूछते रहता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 68 में देखिए x का वैल्यू कह रहा है -1 से 1 के बीच में है, तो sin 1 x जोड़ cos 1 x क्या होगा? तो ये वैल्यू तो हो जाता है π/2, फार्मूला ही है, ये वैल्यू π/2, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ इससे घबराना नहीं है, ये डोमेन दिया हुआ है, तो sin 1 x और cos 1 x डिफाइंड ही है -1 से 1 में। यहाँ भी आपको 3 फार्मूला है, ये तीनों याद रखना चाहिए। sin 1 x + cos 1 x = π/2, दूसरा है tan 1 x + cot 1 x बराबर π/2, और फिर sec 1 x + cosec 1 x = π/2। तो ये 3 फार्मूला भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला सवाल देखिए 69 में कह रहा है कि जब x पॉजिटिव है तो cot 1 x बराबर क्या होगा? तो cot 1 x का वैल्यू निकालने के लिए आप इस फार्मूला को लेके चलिए कि tan 1 x बराबर होगा cot 1 1/x, या tan 1 1/x बराबर होगा cot 1 x। तो cot 1 x का फार्मूला पूछ रहा था, मिलेगा tan 1 1/x, tan 1 1/x यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। 70 में चलिए cos 1 cos 7π/6, तो यहाँ पर फार्मूला लागू होता है cos 1 cos थीटा बराबर थीटा, लेकिन ये थीटा का वैल्यू होना चाहिए 0 से पाई के बीच में। आप देखिए 7π/6 इसके रेंज में नहीं है। 7π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to π/6, यानी यहाँ पर cos 1 cos थीटा बराबर थीटा नहीं लगेगा, क्योंकि थीटा इसके रेंज में नहीं है। तो पहले 7π/6 को बदलना होगा, तो 7π/6 को लिख सकते हैं पाई + π/6। अभी हो जाएगा cos 1 cos पाई + π/6, यानी cos 1 ये हो गया cos 180 + थीटा। 180 + थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, जहाँ cos होता है निगेटिव, और 180 में कन्वर्जन नहीं होता है, ये 90 का इवन मल्टीपुल है, तो cos पाई + थीटा बराबर होगा -cos थीटा। तो ये मिल जाएगा cos 1 cos पाई + π/6 यानी -cos π/6। अब हो गया cos 1 - थीटा, तो cos 1 - थीटा का वैल्यू होता है पाई - cos 1 थीटा। ध्यान देना है sin 1 - थीटा बराबर होगा सिर्फ -sin 1 थीटा, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये हो जाएगा पाई - cos 1 cos थीटा। अब ये cos 1 cos थीटा बराबर होगा थीटा,
चूँकि ये इसके रेंज में है तो वैल्यू लागू हो जाएगा। तो पाई माइनस पाई बाई 6 यानी आंसर हो जाएगा 5 पाई बाई 6 यानी ऑप्शन बी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है आपका साइन इनवर्स 1/√2। तो ये देखिए इसके रेंज में है। ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू एक्स, लेकिन x का वैल्यू होना चाहिए -1 से 1 के बीच में। आप देख रहे हैं कि ये 1/√2 जो है इसके बीच में है, तो वैल्यू हो जाएगा 1/√2। साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू एक्स, ये पूरा फॉर्मूला लागू होता है। ये सब में कॉस इनवर्स x बराबर भी होगा x, टेन इनवर्स x बराबर भी होगा x, कॉट इनवर्स x बराबर x, सेक इनवर्स x बराबर x, कॉसेक इनवर्स x बराबर भी x होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आइए 72 में। 72 डायरेक्ट फार्मूला है। यह है साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होगा? तो ये फार्मूला है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का। इसी में एक फार्मूला और याद रखिएगा, अगर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होता तो यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव हो जाता। 73 नंबर देखिए, कह रहा है x का वैल्यू है -1 से 1 के बीच में, तो हमको निकालना है कॉस ऑफ 2 इंटू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। तो सवाल इसको लास्ट से बनाते हैं यहाँ से। तो ये आपको हो जाएगा कॉस 2 आई साइन इनवर्स x जोड़ कॉस इनवर्स x का वैल्यू होता है π/2। 2 से 2 कट गया, बच गया कॉस पाई जिसका वैल्यू होता है -1। तो 73 का हो गया सी। 74 देखिए, कह रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, साइन ऑफ हाफ ऑफ टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा? तो टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू होता है π/2। तो साइन 1/2 इंटू π/2 यानी ये मिल जाएगा साइन π/4 जिसका वैल्यू होता है 1/√2, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। 75 नंबर देखिए, कह रहा है कॉट ऑफ सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x। तो सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x भी हो जाएगा π/2, और कॉट π/2 क्या हो जाता है 0। टेन π/2 हो जाएगा अनडिफाइंड, तो कॉट π/2 हो जाएगा 0। आई होप आप सब अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 76 नंबर सवाल आइए, ये डेरिवेटिव का है। dy/dx ऑफ e⁻2x प्लस tan 3x। तो ये हो गया u प्लस v का डिफ्रेंसिएशन। तो u का डिफ्रेंसिएशन प्लस v का डिफ्रेंसिएशन, तो e⁻2x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा e⁻2x, और फिर 2x का 2 हो जाएगा 2, यानी 2 इंटू e⁻2x। अब प्लस tan x का फॉर्मूला डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर 3x, और 3x का हो जाएगा फिर 3। तो आंसर हो जाएगा 2 इंटू e⁻2x प्लस 3 सेक स्क्वायर 3x। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए 2 इंटू e⁻2x प्लस 3 सेक स्क्वायर 3x, आंसर बी हो जाएगा। 77 देखिए, ये है डिफ्रेंसिएशन यहाँ भी। तो साइन 2x का क्या हो जाएगा? कॉस 2x, और फिर 2x का हो जाएगा 2, तो 2 कॉस 2x। अच्छा, कॉस 3x का क्या हो जाएगा? माइनस साइन 3x, और 3x का हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, e⁻x का e⁻x ही रह जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2 cos 2x माइनस 3 साइन 3x, अब प्लस e⁻x कहाँ है? 2 cos 2x माइनस 3 साइन 3x प्लस e⁻x, ऑप्शन हो जाएगा बी। 78 नंबर देखिए, यह है हाफ ऑफ सेक 2x। तो हाफ कांस्टेंट है, डेरिवेटिव बाहर निकल जाएगा। हाफ सेक 2x का डेरिवेटिव निकालना है, तो हाफ बाहर हो गया। अब सेक x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक x इंटू टेन एक्स, और फिर 2x का हो जाएगा 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा सेक 2x इंटू टेन 2x, यानी ये भी ऑप्शन हो जाएगा बी। 79 देखिए, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और फिर 3x का हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, मिल जाएगा 1/x, ऑप्शन सी। 80 नंबर है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू द प्लेन 7x माइनस 8y प्लस 9z इज इक्वल्स टू 5। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा
देखिए जब भी पैरेलल प्लेन निकालना रहे तो पैरेलल में एक्स बाई जेड का कोफिशिएंट सेम होगा या इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो 7x माइनस 8y प्लस 9z जहाँ है ऑप्शन में चुन लीजिए। देखिए 7x माइनस 8y प्लस 9z यहाँ है इज इक्वल्स टू 2, ये डी हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ -9 कर दिया नहीं होगा, यहाँ प्लस 8y कर दिया नहीं होगा, यहाँ दोनों यहाँ 7 हटा दिया। तो पैरेलल प्लेन का इक्वेशन वही हो जाएगा ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। इसके पैरेलल किसी भी लाइन का इक्वेशन होगा ax प्लस by प्लस cz प्लस ये कांस्टेंट d2 कर देते हैं इसको। सिर्फ कांस्टेंट का मान बदलता है। अगर पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो 3D हो या 2D हो, पैरेलल लाइन का इक्वेशन में x और y का कोफिशिएंट वही रह जाता है। तो हम समझते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा जल्दी में बता दे रहे हैं इसलिए कि वीडियो ज़्यादा बन चुका है इसका ऑब्जेक्टिव का, तो आज सोच रहे हैं कि इसको हम ख़त्म ही कर दें। हालांकि नहीं ख़त्म होगा तो फिर दूसरा लेक्चर बनाया जाएगा। स्पीड में है लेकिन आप आराम से समझ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, आपके लाइक से हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, कह रहा है कि समतल x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 7 की मूल बिंदु से दूरी क्या है। मूल बिंदु हो जाता है आपका 0 0 0 और ये प्लेन दिया हुआ है आपका क्या भाई, तो x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7। इधर ले आएंगे तो 3 माइनस 7 यानी -4 बराबर 0 हो जाएगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा मॉडुलस ऑफ a इंटू अल्फ़ा, यानी a यहाँ 1 है तो 1 इंटू 0 यानी 0 प्लस b इंटू बीटा यानी 2 इंटू 0। मूल बिंदु दुइयों को लेना है, एक्स वाई भी है सिर्फ, तो ये भी हो जाएगा 0 आई -4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a² जोड़ b² यानी 1 प्लस 4। तो ये हो जाएगा -4 बाई √5, 4 बाई x प्लस 2y है तो x प्लस 2y यानी 2 2 4 और 1 5, ये 5 होना चाहिए था। देखिए ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, इसको ज़रा ध्यान देना चाहिए, नहीं बनाइएगा तो पता नहीं चलेगा। यहाँ z छूटा हुआ है, ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 7। वही हमको लग रहा था 12 का सिलेबस 3D है तो 2D कैसे दे देगा। तो फिर समझिए सवाल को, अब फिर से बनाना होगा। यहाँ 3z होगा, z छूटा हुआ है तो ये देखिए अब हो गया P.000 और यहाँ से डिस्टेंस निकालना है। अब प्लेन हो गया आपका x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 7 बराबर 0। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यही होगा a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0 यानी पूरा 0 बचेगा -7 और नीचे a का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर जोड़ c का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 4 13 1 14 यानी 7 बाई रूट 14 आपको ये आंसर आ जाएगा ए। हम चाहेंगे कि इसको ज़रा आप डिटेल में देखिए, इस सवाल को आप डिटेल में देखिए, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है देखिएगा। अगर कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फ़ा बीटा गामा और आपको निकालना है डिस्टेंस एक प्लेन के साथ, प्लेन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा a इंटू अल्फ़ा प्लस b इंटू बीटा प्लस c इंटू गामा और माइनस d डिवाइडेड बाई अंडर रूट a² प्लस b² और प्लस c²। ये फॉर्मूला है। अब सवाल में देखिए क्या कह रहा था, सवाल कह रहा था कि P जो पॉइंट है वो ओरिजिन है 0 0 0 है और प्लेन का जो इक्वेशन है वो है x बाई x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 7 बराबर 0। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 और माइनस 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a² जोड़ b² जोड़ c², 1 प्लस 4 प्लस 9 यानी मॉडुलस से हटाएंगे तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा 7 और 9 और 4 13 और 1 14
तो आंसर हो जाएगा 7/14। समझ गए होंगे। चलिए और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 में चलते हैं। 2i - 9k का होल स्क्वायर है। तो 2i - 9k का होल स्क्वायर का मतलब होता है 2i - 9k का डॉट प्रोडक्ट 2i - 9k के साथ। और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? 2 × 2 हो जाएगा 4, जे वाला 0 और माइनस माइनस प्लस 9 9 जा 81 यानी 85। आपका आंसर हो जाएगा ए। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के प्रोडक्ट का जोड़, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के प्रोडक्ट का जोड़। 83 नंबर देखिए, कह रहा है वेक्टर है 5i + 6g, इसके दिशा में एक यूनिट वेक्टर निकालना है, इकाई सदिश निकालना है। तो इसको मान लेते हैं वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है आपका 5i + 6j। अब किसी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसको बोलते हैं ए कैप। ए कैप बराबर होगा वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, यानी 5i + 6j में डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर और इनका रूट। तो 5i + 6j डिवाइडेड बाई 36 और 25, 6 5 11, 3 2 5 1 6, 61 हो जाएगा। तो 5i + 6j बाई रूट 61 यानी आंसर हो जाएगा सी, 5i + 6j + रूट 61। ये बात फिर से ध्यान दीजिएगा कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को लिखते हैं कैप से, यानी ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होगा वो ए कैप होगा और ए कैप निकालने का फॉर्मूला होगा उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। 84 नंबर सवाल देखते हैं। 84 फिर है डॉट प्रोडक्ट। देखिए डॉट प्रोडक्ट से बहुत सवाल पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। डॉट प्रोडक्ट के रिजल्ट को सवाल देखते देखते याद हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के प्रोडक्ट का जोड़। तो 7 × 3 21, -8 × -1 यानी +8, -1 × -1 यानी +1। तो 21 और 8 29 और 1 30, आंसर डी हो जाएगा। 85 नंबर है, कह रहा है कि कोई प्लेन है 3x + 5y + 7z बराबर 210। तो जेड एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड क्या होगा? तो अंतःखंड यानी इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला होता है x/a + y/b + z/c बराबर 1। ये प्लेन का इक्वेशन होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में, अंतःखंड के रूप में। तो आप दोनों तरफ 210 से भाग दे दीजिए, तो ये मिल जाएगा आपको 3x/210 + 5y/210 + 7z/210 बराबर इधर हो जाएगा 1। तो x के नीचे जो बचेगा वो x इंटरसेप्ट हो जाएगा, y के नीचे y इंटरसेप्ट और z के नीचे z इंटरसेप्ट। तो 7 × 21, तो z के नीचे हो गया 30, तो z का इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? 30, ऑप्शन ए 85 का। 86 नंबर देखिए, 86 नंबर कह रहा है कि कोई प्लेन है, यदि तल ax + by + cz + d बराबर 0, यदि तल की समांतर रेखा x/2 बराबर y बराबर -3 बराबर z/-4 हो तो क्या सा संबंध होगा? इफ द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, लाइन और प्लेन पैरेलल है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? यहाँ का जो इक्वेशन आपको है कंपोनेंट से मिला देंगे, पैरेलल में है तो पैरेलल में होगा तो क्या मिल जाएगा? इसका 2 ax + by + cz + d है, तो a के साथ मिलेगा आपका इसका लाइन वाला वेक्टर। ये वेक्टर है 2i - 3j और -4 के, तो ये दोनों प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो मिलेगा 2a - 3b और -4c। देखिए ऑप्शन कौन है? 2a - 3b - 4c बराबर 0, ऑप्शन बी हो जाएगा। 87 नंबर देखिए, ये दोनों परस्पर लंबवत है, दो प्लेन एक दूसरे के लंबवत है, इसका मतलब इनके कंपोनेंट का प्रोडक्ट का जोड़ 0 हो जाएगा। तो 3a + 4b + 5c बराबर 0, यानी 3a + 4b + 5c बराबर 0, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 88 नंबर सवाल देखिए। 88 नंबर फिर डॉट प्रोडक्ट है,
तो डॉट प्रोडक्ट में कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के प्रोडक्ट का जोड़ हो जाएगा। 7 1 जा 7, 1 1 जा 1 और 1 7 जा 7, तो 7 7 14 और 1 15, आंसर हो जाएगा 15। 89 में देखिए, ये है आपको प्रोबेबिलिटी का सवाल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कह रहा है PE बराबर 4/17, PF बराबर 11/17, PE इंटरसेक्शन F बराबर 7/17, तो PE बटा F बराबर क्या होगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है PA बटा B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो PE बटा F बराबर होगा PE इंटरसेक्शन F बटा PF। तो PE इंटरसेक्शन F दिया हुआ है 7/17 और PF दिया हुआ है 11/17, 17 17 कट जाएगा, 7/11, आंसर हो जाएगा 7/11। अगला सवाल 90 में देखिए, PA दिया हुआ है 4/3, A का प्रोबेबिलिटी, B का प्रोबेबिलिटी है 7/13 और A यूनियन B का प्रोबेबिलिटी है 9/13। तो PA इंटरसेक्शन B निकालना है। तो PA इंटरसेक्शन B निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। जल्दी जल्दी बन जाए इसलिए पहले हम कैलकुलेट कर लिए हैं। तो PA यूनियन B के जगह पर रखिएगा 9/13, PA के जगह पर 4/13, PB के जगह पर 7/13, ये माइनस रह जाएगा, ये निकालना है माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो ये इधर आ जाएगा 9/13 में से 7 4 11/13 घट जाएगा, तो -2/13 बराबर माइनस PA इंटरसेक्शन B। माइनस से माइनस काट देंगे तो PA इंटरसेक्शन बराबर होगा 2/13, जो ऑप्शन है आपका D। अगले सवाल में चलिए 91 नंबर सवाल है कि स्वतंत्र घटना A और B। अब जो है ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए फॉर्मूला होता है कि अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ B। देखिए A और B दोनों की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, 0.7 गुना 0.4, आंसर हो जाएगा 0.28। 92 नंबर सवाल में चलते हैं। 92 नंबर सवाल है मैट्रिक्स का। कह रहा है एक मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको ट्रिक्स बताए थे क्लास में और वीडियो भी बनाया हुआ है, देख लीजिएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। अगर कोई मैट्रिक्स ABCD है, ट्रांसपोज के बाद एडजॉइंट बना हुआ है, तो इसका एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। एडजॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला होगा कि प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट को आप इंटरचेंज कर दीजिए और बाकी जो एलिमेंट है वो उसको अपने जगह पर रखिए, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा DA माइनस B माइनस C। तो देखिए 2 और 4 बदल जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा, 4 और 2, ये +3 और ये +5 हो जाएगा 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आंसर लिख लीजिए इसका, ये है आपका 2 3 4 5। तो इसका एडजॉइंट हो जाएगा यहाँ 4, यहाँ -3, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 2। 4 -3 -5 और 2, कौन हो जाएगा आंसर, 4 -3 -5 और 2, ऑप्शन A हो जाएगा 92 का। 93 नंबर देखिए, 93 नंबर कह रहा है कि इफ़ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन बी 2/√149, 12/√149 एंड x/√149, तो x का वैल्यू क्या होगा। यहाँ समझिएगा, डायरेक्शन कोसाइन को लिखते हैं L M और N से, L M और N से, और इनके बीच का संबंध होता है L² जोड़े M² जोड़े N² बराबर 1। अगर किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तो उनका सिंबल होता है L M और N, और L² + M² + N² बराबर 1, ये एक रिलेशन होता है। तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/149 M² यानी बराबर हाथ 44 से 144/149 और जोड़ x² बटा 149 बराबर होना चाहिए 1। 149 आपका LCM हो जाएगा, तो मिल जाएगा 144 और 4 148 अब प्लस x² बराबर होगा 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x² बराबर होगा 149 माइनस 148 यानी 1। तो x का वैल्यू हो जाएगा 1, यानी x का वैल्यू हो गया 1, ऑप्शन हो जाएगा A। ये था आपका 93।
डायरेक्शन कोसाइन को आप बढ़िया से समझिएगा। डायरेक्शन कोसाइन को हम चाहते हैं कि एक बार फिर से समझाएं। किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ यदि अल्फा एंगल बनाए और वाई एक्सिस के साथ यदि बीटा एंगल बनाए और जेड एक्सिस के साथ यदि गामा एंगल बनाए तो अल्फा बीटा गामा को कहते हैं डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल इसको कहेंगे डायरेक्शन एंगल। और कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, जिनका सिंबल होता है एल, एम और एन। और इनके लिए फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर बराबर 1 या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। अगले सवाल में आते हैं। अगले सवाल है 94। 94 में है आपका ए इज इक्वल्स टू दिया हुआ है तो ए के पावर 4 का वैल्यू निकालना है। तो पहले आप ए स्क्वायर निकाल लीजिए। ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा ए गुना ए, यानी ए गुना ए, यानी 1001 गुना 1001। तो क्या मिलेगा 1 गुना 1 प्लस 0 गुना 0 यानी 1, फिर 1 गुना 0 प्लस 0 गुना 1 यानी 0, फिर 0 गुना 1 प्लस 1 गुना 0 यानी 0, फिर 0 गुना 0 प्लस 1 गुना 1 यानी ए स्क्वायर भी यही मिल गया। तो ए का पावर 3 निकालेंगे। ए का पावर 3 में ए स्क्वायर में फिर ए से गुना कर देंगे, फिर वही मिल जाएगा। ए के पावर 4 वही मिल जाएगा, यानी आंसर मिल जाएगा फिर से ए के पावर 4 बराबर हो जाएगा ए। 95 नंबर देखिए, ये बाइनरी ऑपरेशन से सवाल है। कह रहा ए ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस 2b। तो 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 क्या होगा? तो पहले आप निकाल दीजिए 1 ऑपरेशन 2। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2। ए के जगह पर 1 है, बी के जगह पर 2, तो 2 दूनी 4 और 1 5। अब 5 ऑपरेशन 3 निकाल दीजिए तो हो जाएगा 5 प्लस 2 गुना 3, तो 2 तिहाई 6 और 5 11। ऑप्शन हो जाएगा बी। 96 नंबर देखिए, कह रहा है कि a इज इक्वल्स टू है 1 2 3 और b इज इक्वल्स टू है ए बी। तो a से b में भिन्न संबंधों की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा? तो a का एलिमेंट, a में एलिमेंट है 3, b में एलिमेंट है 2, तो a क्रॉस b में एलिमेंट हो जाएगा na गुना nb यानी 6। और अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसमें रिलेशन की संख्या हो जाती है 2 टू द पावर n। तो 2 टू द पावर n यानी 2 टू द पावर 6। a और b का हम पहले निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b। तो a क्रॉस b में एलिमेंट की संख्या हो जाएगी 6, तो इससे जो रिलेशन बनाए जाएंगे उसकी संख्या हो जाएगी 2 टू द पावर 6। इसके बाद आप देखिए 98 नंबर है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dx माइनस dy बराबर 0। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से बनेगा। dx बराबर हो जाएगा dy, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए तो dx का इंटीग्रेशन x और dy का इंटीग्रेशन y प्लस c, यानी x बराबर y प्लस c। या आप लिख सकते हैं x माइनस y बराबर c, यानी x माइनस y बराबर k। ये 98 होगी। 99 है j डॉट जे। तो j डॉट जे a डॉट b का फॉर्मूला होता है a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा j का मैग्नीट्यूड यानी 1, चूँकि यूनिट वेक्टर है, फिर j का मैग्नीट्यूड 1 और इनके बीच का एंगल होता है 0, तो कॉस 0 होगा 1, तो j डॉट जे बराबर होगा 1। 99 का ऑप्शन हो जाएगा बी। वैसे डॉट प्रोडक्ट के लिए आप याद रखिएगा, अगर ये i है, ये j है, ये k है, फिर i j और k, डॉट प्रोडक्ट में रिजल्ट जो है याद रखिएगा। देखिए i डॉट आई ये हो जाएगा 1, i डॉट जे 0, i डॉट के 0, यूनिट मैट्रिक्स बनाएगा 0 1 0 0 0 1, यानी k डॉट के बराबर 1, ये यूनिट मैट्रिक्स बनता है। 100 नंबर है k क्रॉस j। तो आप सर्कुलर ऑर्डर में याद कर लीजिएगा, ये है i, ये j और ये k। अगर एंटी क्लॉक वाइज जाता है तो पॉजिटिव और क्लॉक वाइज जाता है तो नेगेटिव। तो देखिए k क्रॉस j है, ये देखिए k क्रॉस j, ये कौन सा डायरेक्शन जा रहा है? ये जा रहा है आपका क्लॉक वाइज, तो आंसर होगा माइनस। तो k क्रॉस j बराबर i यानी माइनस i, ऑप्शन हो जाएगा बी। तो आपको ऑब्जेक्टिव का 100 सवाल का सॉल्यूशन हम आपको डिटेल में दे दिए हैं, इससे बहुत फ़ायदा करेगा।
एक बार पूरा देख लीजिएगा तो लमसम पूरा सिलेबस आपका रिवीजन हो जाएगा फॉर्मूला के साथ। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। एक एक चीज़ का क्लियर जो है डिस्क्रिप्शन में हम आपको सॉल्यूशन दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों में से शेयर कीजिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं किसी और खास प्रॉब्लम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।